साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपके यूनिट 9 के टॉप 100 एमसीक्यूज यहाँ पर हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। इसका 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। पार्ट नंबर 3 आपके लिए हम यहाँ पर लेकर के आ गए हैं। जैसे कि आपको पता है 4 से 5 दिन आपके पास में बचे हुए हैं, तो इन आखिरी दिनों में आपकी तैयारी को और मजबूती देने के लिए हर एक यूनिट के हम यहाँ पर टॉप 100 एमसीक्यूज लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, आपका ये यूनिट 9 का तीसरा है। इससे पहले हम ऑलरेडी जो है यूनिट 7 का एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं टॉप 100 एमसीक्यूज का, और आपका यूनिट 10 के 2 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जा करके टॉप 100 एमसीक्यूज की सीरीज का पूरा लाभ उठाइए। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, आईआरसीटीसी की विशेष तीर्थ पर्यटक ट्रेन श्री रामायण एक्सप्रेस ने किस केंद्र शासित प्रदेश से अपना संचालन शुरू किया है? ई गवर्नेंस से हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन नंबर डी है नई दिल्ली। तो बताइए कहाँ से यहाँ पर आईआरसीटीसी की विशेष तीर्थ पर्यटक ट्रेन ने अपना जो है कार्यभार स्टार्ट किया है? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि नई दिल्ली से आईआरसीटीसी की विशेष पर्यटक ट्रेन जिसका नाम है श्री रामायण एक्सप्रेस, उसने अपना कार्यभार यहाँ पर चालू किया है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ई गवर्नेंस के क्षेत्र में कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए 2021 से अपनाई जाने वाली नई भर्ती कराने के संदर्भ में सीईटी का क्या अर्थ है? जैसा कि आपको पता है सीईटी अभी हाल ही में चर्चा में बना हुआ है, तो सीईटी का फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछा गया है। देखिए यूनिट 9 से ऐसी चीज़ें पूछी जाएंगी जो किसी न किसी वजह से चर्चा में बनी हुई हैं। जैसे कि आपकी श्री रामायण एक्सप्रेस है, ठीक है, ई गवर्नेंस का एक पार्ट यहाँ पर बन जाता है, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। सीईटी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो सीईटी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि एमपीपीएससी को यूनिट में डिवाइड करके यहाँ पर सिलेबस बनाया गया है, तो किसी को नहीं पता है किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। पहली बार यूनिट में डिवाइड किया गया है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है तो करंट अफेयर के ज़्यादातर प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। चाहे वो आपके ई गवर्नेंस हो, चाहे ई कॉमर्स हो, कोई भी यूनिट हो, वहाँ से आपको करंट के प्रश्न ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जो अभी हाल ही में चर्चा में बने हुए हैं, जो भी प्रश्न जो भी यहाँ पर न्यूज़ चर्चा में बनी हुई है, उनसे प्रश्न बन सकते हैं। तो ज़्यादातर हमने यहाँ पर ऐसे ही प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया है। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, कंप्यूटर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेंट्रल इलेक्शन टेस्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या है सीईटी का फुल फॉर्म? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो आपका सीईटी का फुल फॉर्म होगा। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए सारे चैनल से आपको अलग प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि हमने बेसिकली करंट अफेयर को कवर किया है इसमें। ठीक है, देखिए कौन सा देश हाल ही में भारत के विदेश मंत्रालय, ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती नेटवर्क परियोजना में शामिल होने वाला 16वां सदस्य बन गया? जैसा कि आपको पता है भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती नेटवर्क परियोजना चालू की गई है ई गवर्नेंस के माध्यम से। ठीक है, तो कौन सा ऐसा देश है जो इसमें शामिल होने वाला 16वां देश बन गया है? सेनेगल, गाम्बिया, घाना या फिर जाम्बिया? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि गाम्बिया जो एक ऐसा देश है जो भारत के ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती नेटवर्क परियोजना में शामिल होने वाला 16वां सदस्य देश बन गया है। गाम्बिया को याद रखिएगा, यह प्रश्न भी पिछले कुछ दिनों में चर्चा में बना हुआ था, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। स्वामित्व योजना जो हाल ही में खबरों में रही है, किस केंद्रीय मंत्रालय की नई पहल है? मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए आंसर देख लेते हैं। देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या है? सही आंसर है सी, यानी कि पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा स्वामित्व योजना को चालू किया गया है, जो अभी हाल ही में चर्चा में रही है। ठीक है, किसानों के लिए बेसिकली ये चालू की गई है कि कितने किसानों के पास में कितनी ज़मीनें हैं, उसके आधार पर उनको ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा स्वामित्व योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए, प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में पूरे देश में 10,000 एफपीओ लॉन्च किए हैं। एफपीओ का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है एफपीओ का, पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में फरवरी मार्च की बात है, प्रधानमंत्री महोदय ने यहाँ पर 10,000 एफपीओ लॉन्च किए हैं। ऑप्शन ए है फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है फैशन प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी है फिक्स प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। सही आंसर है बी, यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ की फुल फॉर्म है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने 10,000 एफपीओ को लॉन्च किया है। बेसिकली किसानों के लिए ये भी जो है योजना लॉन्च की गई है, एफपीओ। पूरी जानकारी ऑनलाइन माध्यम से किसानों को प्रोवाइड कराई जाएगी एफपीओ के थ्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखला पोर्टल का क्या नाम है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है आरोग्य पथ, ऑप्शन सी है स्वस्थ धन है, ऑप्शन नंबर डी है कोविड देखभाल। तो बताइए, केंद्र सरकार द्वारा अभी हाल ही में स्वास्थ्य आपूर्ति के लिए एक श्रृंखला चालू की गई है, उस श्रृंखला पोर्टल का क्या नाम है? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि आरोग्य पथ के नाम से अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा एक जो है स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखला चालू की गई है। तो याद रखिएगा, आरोग्य पथ किसके द्वारा चालू किया गया है? केंद्र सरकार के द्वारा है। किससे संबंधित है? तो स्वास्थ्य से संबंधित है। आरोग्य पथ एक स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखला पोर्टल का नाम है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सारे प्रश्न अभी ई गवर्नेंस के ही चल रहे हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री मातृपुष्टि परिवार उपहार योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चालू की गई है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, त्रिपुरा या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो बताइए, मुख्यमंत्री मातृपुष्टि परिवार उपहार योजना किसके द्वारा चालू की गई है? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री मातृपुष्टि परिवार उपहार योजना चालू की गई है। और आपको पता है, त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है साथ ही साथ में। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। मुख्यमंत्री मातृपुष्टि परिवार योजना जो है त्रिपुरा की एक योजना है। ठीक है, और ये ऑनलाइन पोर्टल पर इसको लागू किया गया, इसलिए ई गवर्नेंस का प्रश्न आपके लिए बन जाता है। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कौन सी डिजिटल परियोजना चालू की गई? स्टार लगा लीजिए, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंतजार आपका, शानदार मध्य प्रदेश, प्रणाम एमपी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी परियोजना यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए चलाई गई है? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि इंतजार आपका नाम से एक यहाँ पर परियोजना चलाई गई है, जो भी आपके पर्यटक लोग हैं उनको आकर्षित करने के लिए। जैसा कि आपको पता है, कोविड-19 के बाद में पर्यटक लोगों का आना कम हो गया था एमपी में। ठीक है, तो इंतजार आपके नाम से एक पोर्टल चालू किया गया, जिसमें क्या है कि जितने भी एमपी की चीज़ें हैं उन सबको ऑनलाइन माध्यम से बताया जा रहा है कि एमपी में ये चीज़ भी है, एमपी में धार का किला है, एमपी में मांडू का किला है, एमपी में ग्वालियर का किला जिसे जिब्राल्टर कहते हैं। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पर लोगों को दिखाई जा रही है। इससे क्या हो रहा है, पर्यटकों को मध्य प्रदेश की तरफ आकर्षित किया जा रहा है इंतजार आपके थ्रू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। पेंशन और छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए ई गवर्नेंस मार्ग अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर केरल? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि उत्तर प्रदेश ऐसा एक राज्य बन गया है जिसने पेंशन और छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए ई गवर्नेंस के मार्ग को अपनाया है। यानी कि एक पोर्टल यहाँ पर चालू कर दिया है, जिसकी मदद से पेंशन और छात्रवृत्ति डायरेक्ट उस पोर्टल पर अपडेट कर दी जाती है और डायरेक्ट खातों में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, तो पेंशन और छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए ई गवर्नेंस अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित कौन सा कानून है? अगर कोई साइबर से संबंधित अपराध होता है या फिर ई कॉमर्स से संबंधित कोई अपराध होता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए कौन सा कानून भारत में बनाया गया है? यहाँ से आपके ई कॉमर्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। आईटी एक्ट 2001, आईटी एक्ट 2000, आईटी एक्ट 2003 या फिर आईटी एक्ट 2002? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि आईटी एक्ट 2000 के थ्रू भारत में साइबर अपराध और ई कॉमर्स से संबंधित कोई भी अपराध होता है तो उनका सॉल्यूशन जो है आईटी एक्ट 2000 के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, इस प्रश्न पर भी आप स्टार लगा सकते हैं, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक मजबूत पासवर्ड जो है वो कैसा होना चाहिए? मतलब किस तरह का एक मजबूत पासवर्ड हम बना सकते हैं? दोनों अपर केस और लोअर केस अक्षरों में, यानी कि कैपिटल लेटर होने चाहिए और जो है आपके स्मॉल लेटर होने चाहिए। या फिर बी है एक शब्द जो याद रखना आसान हो। ऑप्शन नंबर सी है नाम जिनमें कम से कम 8 अक्षर होने चाहिए, संख्या हो और चिन्हों का समायोजन हो। या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका पूरा नाम। तो क्या हो सकता है एक मजबूत पासवर्ड जिसे तोड़ने में लोगों को बहुत परेशानी होती है, चाहे वो कितने भी बड़े साइबर अपराध के सूरमा हों? ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि ऐसा नाम जिसमें कम से कम 8 अक्षर होने चाहिए। ठीक है, जिसमें संख्या हो, चिन्हों का समायोजन हो। ठीक है, तो सबसे पहले कि कम से कम 8 अंकों का होना चाहिए। ठीक है, उसमें स्पेशली संख्या होनी चाहिए,
चिन्ह होना चाहिए और लेटर होना चाहिए। तो तीनों को समायोजित करके अगर आप कोई भी पासवर्ड बनाते हैं और उस पासवर्ड को अपने चाहे बैंक अकाउंट में लगाते हैं, चाहे अपने मोबाइल में लगाते हैं, चाहे अपने सिस्टम में लगाते हैं, किसी पर भी अगर आप ऐसा पासवर्ड बना करके लगाते हैं तो तोड़ना आसान नहीं होता है, कोई भी हैक नहीं कर सकता है। ठीक है, मैंने अपने सारे पासवर्ड जो हैं कुछ इसी तरह से समायोजित करके लगाए हैं। ठीक है ना, चलिए सही आंसर सी हो जाएगा। एक मजबूत पासवर्ड कुछ इस तरह से बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण है? ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के प्रश्न है आपके, ठीक है, याद रखिएगा। तो मेलवेयर उदाहरण कौन सा है? स्पाईवेयर, वायरस, ट्रोजन हॉर्स या फिर उपरोक्त सभी? चलिए आंसर देख लेते हैं, फिर आपको मेलवेयर के बारे में बताते हैं। देखिए, सही आंसर है डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अब मालवेयर या फिर मेलवेयर क्या होता है? तो एक इस तरह का प्रोग्राम होता है जिसको बनाया ही इसीलिए जाता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाया जा सके, हैक किया जा सके या फिर हानि पहुंचाई जा सके, आपकी पर्सनल डिटेल को चुराया जा सके। तो ऐसे बनाए गए प्रोग्राम को हम मालवेयर या फिर मेलवेयर कहते हैं। और इनमें से ये तीनों प्रोग्राम जो आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो स्पाईवेयर हो जो चोरी चोरी आपकी जो भी मतलब सिक्योरिटी होता है उसको चुराता है, चाहे वो वायरस हो, वायरस के बारे में आप जानते ही हैं, वायरस आपके कंप्यूटर में प्रवेश करके और आपके कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है, चाहे वो ट्रोजन हॉर्स हो। तो ट्रोजन हॉर्स भी एक तरह का प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है। तो ये तीनों चीज़ों का यूज कंप्यूटर को हानि पहुंचाने के लिए होता है, इसलिए इसे मालवेयर की श्रेणी में रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो, हमारे समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा हो, प्रश्नों का लेवल अगर आपको पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा कि ये वीडियो सीरीज आपको कैसी लग रही है। ठीक है, सारे प्रश्न आपको लेटेस्ट यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है, वह आपसे संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान भी कर देता है? कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन है ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन बी है विंडो एक्सपी, ऑप्शन सी है जिप या फिर ऑप्शन नंबर डी है स्पाईवेयर। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि स्पाईवेयर। स्पाईवेयर का यूज किस लिए होता है? तो जासूसी करने के लिए होता है। एक बार अगर आपके सिस्टम में स्पाईवेयर पहुंच गया तो आपकी सारी चीज़ों को जासूसी करते हुए जिसके द्वारा भेजा गया है उसको चोरी चोरी पहुंचाता रहता है। स्पाई का अर्थ क्या होता है? स्पाई का अर्थ होता है जासूस। तो आपकी कंप्यूटर की जासूसी करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है उसे स्पाईवेयर कहते हैं। सीधे आपसे परिभाषा पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपके एमपीपीएससी में प्रश्न पत्र का लेवल टफ हुआ तो आपको ये सारे प्रश्न वहां पर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है ना, देखिए, हमलावर संक्रमित विज्ञापनों को अपलोड करके किस प्रकार का हमला करता है? डिनाइल ऑफ सर्विसेज, वेब अटैक, मेलवेयर टाइजिंग या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि मेलवेयर टाइजिन के नामक जो है हमला करता है। अब हमलावर क्या करता है? वो क्या करेगा? संक्रमित विज्ञापन आपके पास में भेज देगा। आपको लगेगा कि हमारे सिस्टम पर बस ऐड आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो भाई, रिन साबुन का ऐड आ रहा है, ठीक है ना, कोई अच्छा ऐड आ गया, आप देखने में भी लग गए। आपको बिल्कुल भी यहाँ पर आशंका नहीं है कि ये एक तरह का मेलवेयर टाइजिन है जो स्पेशली हमारे कंप्यूटर सिस्टम में भेजा गया है। तो वो क्या होता है? तो हमलावर संक्रमित विज्ञापनों के माध्यम से, यानी कि वो विज्ञापन जो है वो संक्रमित है, उसमें ऑलरेडी वायरस है, आपके सिस्टम में भेज दिया जाता है। और ऐसे प्रोग्राम को, ऐसे हमला करने को हम क्या कहते हैं? मेलवेयर टाइजिन कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो नए हैं, जो आपको दूसरों से अलग बनाएंगे। अगर आपका पेपर कठिन आता है तो पेपर अगर सरल आएगा तो आप आसानी से कर ही सकते हैं ना। इनपुट डिवाइस क्या, आउटपुट डिवाइस क्या है, ये सब आप बता ही सकते हैं। ऑलरेडी हम इसके बारे में 2-3 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं, जो सिंपल वाले प्रश्न होते हैं कि कैमरा क्या है, स्कैनर किस तरह का डिवाइस है, ये सारे प्रश्न हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऑलरेडी इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। लेकिन जब प्रश्नों को टफ बनाया जाएगा तो कुछ ऐसे प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं, इनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए। मतलब हर एक एंगल से आपको मजबूत होना है अगर आपको दूसरों से आगे निकलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। देखिए, तो एक अप्रासंगिक या अवांछित संदेश ईमेल जो आमतौर पर इंटरनेट पर विज्ञापन, फिशिंग, मेलवेयर फैलाने के लिए भेजी जाती है, वो इनमें से कौन सी होती है? स्पैम, इनबॉक्स, सेंड या फिर उपरोक्त सभी? तो बताइए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं सिंपल लैंग्वेज में। सही आंसर है ए, यानी कि उसे हम स्पैम कहते हैं। अब देखिए, आप चाहते नहीं हैं कि ऐसा मैसेज आपके मोबाइल पर आए, आप नहीं चाहते हैं कि ऐसा मेल आपके मोबाइल पर आए, फिर भी वो मेल आपके मोबाइल पर आता है। ठीक है, चाहे वो ऐड से संबंधित हो, चाहे आपका मतलब कि बैंकिंग से संबंधित हो, आपने किसी साइट को विजिट किया है, और हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, आप किसी साइट पर विजिट करते हैं तो आपके मोबाइल में ऑलरेडी जो है एक कुकीज़ नाम का प्रोग्राम आ जाता है। फिर आपने क्या क्या देखा है, क्या क्या सर्च किया है, वो सारी चीज़ें वो किसको भेज देता है? तो एडवेयर को भेज देता है। एडवेयर क्या करता है? उससे संबंधित मेल आपको लगातार भेजता रहता है। ठीक है ना, तो ये एक तरह का स्पैम मेल होता है। और आपके फोल्डर में स्पैम मेल करके एक फोल्डर भी बना रहता है, आपके ईमेल अकाउंट में स्पैम करके एक फोल्डर बना रहता है। ये सारे जो आपके एडवर्टीजमेंट वगैरह होते हैं वो उसमें जाते रहते हैं। ठीक है, तो जिसको आप नहीं चाहते हैं कि वो हमारे मोबाइल में आए, उससे हम स्पैम मेल कहते हैं। ठीक है, सिंपल से लैंग्वेज में आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स आदि किसके उदाहरण हैं? वर्ड के,
एक्सेल के, ब्राउज़र के या फिर वेब पेज के? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि एक तरह का ब्राउज़र होता है। कौन कौन से? चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, ओपेरा क्रोम हो, सफारी हो, फायरफॉक्स हो, गूगल क्रोम हो, ये सब वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा ट्रस्ट सील का प्रकार होता है? प्राइवेसी सील, बिजनेस प्रैक्टिस सील, डेटा सिक्योरिटी सील या फिर उपरोक्त सभी? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी, यानी कि ये उपरोक्त सभी तीनों चीज़ें जो हैं वो आपकी ट्रस्ट सील का उदाहरण होती हैं। सीधे आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा ट्रस्ट सील है या फिर इनमें से कौन सा ट्रस्ट सील नहीं है। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। प्राइवेसी सील भी एक तरह की ट्रस्ट सील होती है, बिजनेस प्रैक्टिस सील भी एक तरह का ट्रस्ट सील होता है और डेटा सिक्योरिटी सील भी एक तरह की ट्रस्ट सील होती है। ट्रस्ट सील का मतलब ये होता है कि हमको इस पर विश्वास है, ठीक है ना? तो विश्वास बनाए रखने के लिए एक तरह की सील बनाई गई है जिसे हम ट्रस्ट सील कहते हैं। जैसे कि अगर आपके किसी भी चीज़ पर कोई चीज़ आप लेने गए, ठीक है ना? और उस पर अगर अमेज़न वाले ने अपना सील लगा दिया तो आपको ये विश्वास हो गया कि ये जो है अमेज़न कंपनी का है। अमेज़न की उसमें क्या होती है, एक तरह का क्रेडिट छुपा होता है, ठीक है ना? इसी तरह का हम ट्रस्ट सील कहते हैं, ठीक है? तीनों ये ट्रस्ट सील के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए। यदि आपको एक मेल प्राप्त होता है जिसमें आपसे आपके यूज़रनेम और पासवर्ड की मांग की जाती है, ऐसी परिस्थितियों में आप क्या करेंगे? फ़िशिंग स्पैम की रिपोर्ट करेंगे, उसे यूज़रनेम और पासवर्ड दे देंगे, उसका स्क्रीनशॉट खींच कर रख लेंगे या फिर इनमें से कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे? चलिए आंसर देख लेते हैं, क्या करना चाहिए आपको? सही आंसर है ए, यानी कि फ़िशिंग या फिर स्पैम की रिपोर्ट कर देनी चाहिए। जैसे ही कोई आपके पास ऐसा मेल आता है कि अपना यूज़रनेम पासवर्ड बताइए, तो आप कुछ मत कीजिए, बस उसके नीचे एक स्पैम का ऑप्शन आता है कि रिपोर्ट कर दीजिए, तो रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको स्पैम का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पर स्पैम या फिर फ़िशिंग की रिपोर्ट कर देंगे, तो अगली बार वो आपके मोबाइल पर नहीं आएगा और उस पे जो उचित कार्रवाई करनी होगी, वो अपने जो है गूगल के द्वारा कर ली जाएगी, ठीक है? आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, किसी भी वेबसाइट से डाटा व दस्तावेज कॉपी करना किस प्रकार का अपराध कहलाता है? आप जिसका डाटा या दस्तावेज है उसको बिना उसकी अनुमति के अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो किस प्रकार का यहाँ पर अपराध कहलाएगा? हैकिंग, कॉपीराइट, विश्वासघात या फिर साइबर धोखाधड़ी? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि उसे कॉपीराइट कहते हैं और कॉपीराइट एक्ट भी बनाया गया है। आप बिना किसी की अनुमति के उस चीज़ को कॉपीराइट नहीं, मतलब कॉपी नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपको कॉपीराइट एक्ट के द्वारा फंसा दिया जाएगा, ठीक है ना? कॉपीराइट एक्ट आपके ऊपर ठोक दिया जाएगा। तो किसी भी वेबसाइट के डाटा को बिना किसी की अनुमति के कॉपी करना कॉपीराइट एक्ट के खिलाफ आता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, देखिए। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में कदम बढ़ाते हुए किस मंत्रालय के द्वारा संतोष पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? शिक्षा मंत्रालय, लेबर और रोजगार मंत्रालय, शहरी एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि लेबर और रोजगार मंत्रालय के द्वारा ई गवर्नेंस के क्षेत्र में कदम बढ़ाते हुए संतोष पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। तो सीधे सीधे प्रश्न पूछेगा, संतोष पोर्टल किससे संबंधित है? तो लेबर और रोजगार मंत्रालय से संबंधित है संतोष पोर्टल, ठीक है? इसमें मजदूरों के लिए बेसिकली सारी चीज़ें उपलब्ध कराई गई हैं। मजदूरों का रजिस्ट्रेशन होगा, मजदूरों को यहाँ पर काम मिलेगा और मजदूरों के अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट इसी पोर्टल के थ्रू जाएगा। याद रखिएगा, संतोष पोर्टल, लेबर और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। ई गवर्नेंस स्कूल ऑटोमेशन को ध्यान में रखते हुए शाला दर्पण पोर्टल किन विद्यालयों के लिए चालू किया गया है? शाला दर्पण पोर्टल अभी हाल ही में न्यूज़ में बना हुआ है, पूछा जा सकता है परीक्षा में। केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय, नवोदय विद्यालय या फिर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय? तो किसके द्वारा यहाँ पर शाला दर्पण पोर्टल चालू किया गया है? चलिए आंसर देख लेते हैं। ई गवर्नेंस का यह प्रश्न है, सही आंसर है सी, यानी कि नवोदय विद्यालयों के द्वारा यहाँ पर शाला दर्पण पोर्टल चालू किया गया है, ठीक है? कोविड में नवोदय विद्यालय बंद हैं। शाला दर्पण पर क्या होगा? शाला दर्पण पोर्टल पर सारी ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी, प्रेजेंट एब्सेंट वगैरह लगेगी और जो भी वहाँ पर आपके जैसे ही पेरेंट्स होते हैं उनको भी यहाँ पर जो है लाया जाएगा और डायरेक्ट जो है टीचर के द्वारा यहाँ पर बात की जाएगी कि आपके बच्चे का कैसा प्रदर्शन है। तो शाला दर्पण पोर्टल नवोदय विद्यालयों के द्वारा चालू किया गया है, ठीक है? चलिए, साथ ही साथ में आपको बता दें, 1919 और 1935 के अधिनियम से जो स्पेशली अलग से मतलब बताया गया है एमपीपीएससी द्वारा कि आपको 1919 और 1935 का ही एक्ट पढ़ना है, तो बाकी के एक्ट बेशक मत पढ़िए। 1758 कोई ज़रूरी नहीं है, 1813 कोई ज़रूरी नहीं है। आप 1919 और 1935 को अच्छे से कवर करके जाइए। हमारा एक शॉर्ट वीडियो का चैनल है जिसका नाम है नॉलेज जंक्शन, वहाँ पर आज सुबह हमने 1919 के एक्ट से संबंधित ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप जाकर के वहाँ पर उस वीडियो को देख सकते हैं। लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर कम्युनिटी टैब में भी आपको मिल जाएगी। और आज सुबह हमने जो है टेलीग्राम ऐप पर भी उसकी एक वीडियो अपलोड की है 1919 वाली, ठीक है? उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि कल सुबह जो है 1935 के एक्ट के प्रश्न, आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं 1935 के एक्ट के, वो आपको उसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। देखिए, हो क्या रहा है, 3 से ज़्यादा अगर हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन आपके पास में नहीं जा पाता इस चैनल से। इसलिए जो हमारा शॉर्ट्स का चैनल है, जहाँ पर हम शॉर्ट्स क्रिएट करते हैं, जिसमें हम आपको विश्व की रोचक जानकारी, भारत की पहला दूसरा, ठीक है ना, मध्य प्रदेश, ये सारी चीज़ें हम आपको वहाँ पर शॉर्ट वीडियो में अपलोड करके बताते हैं आपको मतलब कि पिक्चर के माध्यम से। तो वो हमारा शॉर्ट वीडियो चैनल है, इसी का एक मतलब पार्ट है। तो वहाँ पर हमने वो वीडियो अपलोड की है, जा करके जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, और वीडियो देखने के साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, भारतीय रेलवे के पोर्टल रेल मदद ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों में कौन सा पदक जीता है? बहुत महत्वपूर्ण है, जितने स्टार लगा सकते हैं उतने स्टार लगा लीजिए। भारतीय रेलवे के पोर्टल ने ई गवर्नेंस के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं, आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि सिल्वर मेडल भारतीय रेलवे के पोर्टल ने जीता है। कौन से पोर्टल ने? तो भारतीय रेलवे के रेल मदद पोर्टल ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार में सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार सम्मेलन 2020 कहां पर आयोजित किया गया था? यह भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। हैदराबाद, मुंबई, श्रीनगर, या फिर भोपाल? आइए आंसर देख लेते हैं, कहां पर आयोजित किया गया। सही आंसर है बी, यानी कि मुंबई में जो है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया था, ठीक है। देखिए, अभी हम आपको यहां पर प्रैक्टिस लेकर के आए इस बार, और जैसा कि आपको पता है सितंबर 2021 में आपके 2021 एमपीपीएससी के फॉर्म आ जाएंगे का मतलब है बिल्कुल आ ही जाएंगे, और नवंबर 2021 में आपकी एमपीपीएससी 2021 का एग्जाम होगा, मतलब होगा, क्योंकि एमपीपीएससी बिल्कुल अपने फुल फॉर्म पर है। एमपीपीएससी चाह रही थी कि इस साल हम 2 एग्जाम कराएं, और वो 2 एग्जाम कराकर ही मानेगी। याद रखिएगा, 500 से अधिक पोस्ट एमपीपीएससी 2021 में आने वाली हैं, तो उसकी तैयारी जो है बेसिकली मतलब थ्योरी, इसमें हमने बहुत प्रैक्टिस कराई है केवल आपके लिए, है ना। अब 27 तारीख से 26 का गैप करके 27 तारीख से आपकी बिल्कुल थ्योरी वाइज क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है ना। बिल्कुल डिटेल में जानकारी देते हुए आपको चलेंगे। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे की सारी फ्री क्लासेस जो है एमपीपीएससी 2021 के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सरकारी कार्यालयों में आने वाले नागरिकों को सम्मानजनक सेवा देने के लिए उड़ीसा सरकार ने कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? उड़ीसा सरकार कार्यक्रम, अतिथि देवो भव कार्यक्रम, मो सरकार कार्यक्रम, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि मो सरकार कार्यक्रम। जहां पर भी आपको मो लगा मिल जाए, सीधे उड़ीसा पर टिक कीजिएगा, चाहे वो जीके में प्रश्न आए या फिर आपका ई गवर्नेंस में प्रश्न आए। आंसर होगा सी, यानी कि मो सरकार कार्यक्रम सरकारी कार्यालयों में आने वाले नागरिकों को सम्मानजनक सेवा देने के लिए उड़ीसा सरकार ने चालू किया है। अभी तक क्या होता था ना, अरे कहाँ जा रहे हो, अरे सरकारी कार्यालय, अरे भैया वहाँ पर जाकर बैठना पड़ेगा, पंखा घूम रहा होगा, घूमते घूमते देखना पड़ेगा, 2-3 घंटे इंतजार करना पड़ेगा, तब आपका काम होगा। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकारी कार्यालय भी अब अपडेट हो चुके हैं, और कुछ ऐसे कार्यक्रम लेकर के सरकारी कार्यालयों के द्वारा आया जा रहा है। मो सरकार कार्यक्रम के द्वारा सम्मानजनक आपका मतलब कि सारा काम तुरंत जल्दी होगा, क्योंकि सारी चीज़ें अब ई गवर्नेंस के थ्रू हो रही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ईसीआई को डिजिटल परिवर्तन के लिए 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 में कौन सा पुरस्कार दिया जा रहा है? यानी कि ईसीआई का मतलब समझ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय निर्वाचन आयोग को 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन, यानी कि जो आपका ई गवर्नेंस का भी आपको हमने बताया है 23वां राष्ट्रीय सम्मेलन था 2020, इसमें कौन सा पुरस्कार दिया गया ईसीआई को? ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है, और अभी हाल ही में काफ़ी जगह पर यहाँ चुनाव हुए हैं, तो निर्वाचन आयोग का प्रश्न पूछा जा सकता है। सिल्वर मेडल मिला है, गोल्ड मिला है, ब्रॉन्ज मिला है, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि यहाँ पर सिल्वर मेडल जो है ईसीआई को प्राप्त हुआ है ई गवर्नेंस के क्षेत्र में अपने कार्य को बढ़ाते हुए, ठीक है। जैसे कि ई गवर्नेंस के क्षेत्र में ईवीएम को लॉन्च किया गया है, वीवीपीटी को मतलब कि जो पेपर पैड होता है उसको लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है भारत सरकार के निर्वाचन आयोग को यहाँ पर सिल्वर मेडल दिया गया है। 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 जो कि मुंबई में आयोजित किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किस प्रणाली के लिए 2020 ई गवर्नेंस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी देखिए एक सम्मान आपका यहाँ से आपका बन सकता है प्रश्न, ठीक है। जितने प्रश्न हम आपको यहाँ पर करा रहे हैं सारे प्रश्न करंट जनवरी-फरवरी 2021 के हैं। अभी हाल ही में जो है ये पुरस्कार वितरित किए गए हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो के लिए 2020 ई गवर्नेंस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आरटीपीसीआर, आरटीपीएमएस, बोथ, या फिर नन? आइए आंसर देख लेते हैं। तो सही आंसर बी, यानी कि आरटीपीएमएस के लिए आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जो है यहाँ पर 2020 ई गवर्नेंस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रोग्राम है जो है आरटीपीएमएस, और इसके लिए इनको यहाँ पर सम्मानित किया गया ई गवर्नेंस पुरस्कार 2020 मुंबई में 23वें क्रम के आयोजित किए गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग के द्वारा आवेदनों को ट्रैक करने के लिए
ट्रैक करने की अनुमति देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है PPRTMS, ऑप्शन बी है NCERT, ऑप्शन सी है चुनाव, ऑप्शन नंबर डी है ई-मित्र। तो बताइए कि कौन सा यहाँ पर पोर्टल लॉन्च किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा? आवेदन जितने भी यहाँ पर लोग आवेदन करते हैं कि हम भी मतलब पर्चा भर रहे हैं, अपना हम भी चुनाव लड़ेंगे, तो इन सारी चीज़ों को ऑनलाइन माध्यम से जो है ट्रैक करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? चुनाव आयोग के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर PPRTMS इसका सही आंसर होगा, जिसके लिए चुनाव आयोग ने जो है ये पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, ई गवर्नेंस को गति देने के लिए सार्वजनिक क्लाउड नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस सार्वजनिक क्लाउड नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश? आंसर की बात कर लेते हैं, आइए देखते हैं सही आंसर क्या है इसका। सही आंसर है बी, यानी कि महाराष्ट्र जो है वो यहाँ पर ई गवर्नेंस को गति देने के लिए सार्वजनिक क्लाउड नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का। तो सार्वजनिक क्लाउड नीति कौन ने शुरू की है? महाराष्ट्र ने पहला राज्य बना है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 14 मार्च 2021 को जारी भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? 3-4 स्टार लगा लीजिए, छपा मिलेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं, क्योंकि करंट का भी प्रश्न है। सही आंसर है डी, यानी कि मध्य प्रदेश को यहाँ पर 14 मार्च 2021 को जारी राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में पहला स्थान मिला है। यानी कि सारी भूमि को इनने डिजिटल कर दिया है, जितने भी किसानों के पास में भूमियाँ हैं उन सबको डिजिटल कर दिया है, और डिजिटलीकरण में पहला स्थान यहाँ पर मध्य प्रदेश को मिला है। 24 मार्च 2021 को ये जो है सूची जारी की गई, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारत में कंप्यूटर का पहली बार प्रयोग कहाँ पर किया गया था? तो कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अब आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, देखिए, ये सारे यूनिट 9 के जितने भी टॉपिक है ना, इन सबको हम कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, टॉप 100 में। तो देखिए, कहाँ पहली बार प्रयोग किया गया था? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, प्रधान डाकघर नई दिल्ली, प्रधान डाकघर बेंगलुरु या फिर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता? चलिए आंसर देख लेते हैं। बड़ा कंफ्यूजिंग प्रश्न है। सही आंसर इसका सी, प्रधान डाकघर बेंगलुरु। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में फिर क्या हुआ था? तो हम आपको बता दें कि कोलकाता में स्थापना की गई थी। सबसे पहले कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता, ISI कोलकाता में पहली बार स्थापित किया गया था। पहली बार प्रयोग कहाँ पर किया गया था? तो याद रखिएगा, प्रधान डाकघर बेंगलुरु में पहली बार कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रश्न है। प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर लगाइएगा कि पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो कंप्यूटर में बूटिंग प्रक्रिया किसकी मदद से शुरू होती है? कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर असेंबलर? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से कंप्यूटर में बूटिंग प्रक्रिया स्टार्ट होती है। सर बूटिंग क्या होती है? तो बूटिंग का मतलब है कंप्यूटर को स्टार्ट करना या फिर रीस्टार्ट करना, ये बूटिंग के अंतर्गत आता है। बूटिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है कूल बूटिंग, एक होती है वार्म बूटिंग। सर कूल बूटिंग क्या है? तो कूल बूटिंग में क्या होता है, जब आपका कंप्यूटर काफ़ी टाइम से बंद है और आप पहली बार कंप्यूटर को चालू कर रहे हैं, तो जो बूटिंग प्रक्रिया होती है उसे कूल बूटिंग कहते हैं। यानी कि आपका जो कंप्यूटर है ना, वो कूल रखा है, एकदम एकदम शांत है, चिल मार रहा है। ठीक है, आपने चालू किया, उसको हम कूल बूटिंग कहते हैं। सर वार्म बूटिंग क्या कहते हैं? तो देखिए, वार्म बूटिंग होता है जब आप कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से कार्य कर रहे हैं, आपका कंप्यूटर हीट होने लगा या फिर हैंग होने लगा, तो आप क्या करते हैं, उसको रीस्टार्ट मोड पर डाल देते हैं। ठीक है, या फिर उसे हम रीबूट कर देते हैं। तो वो रीबूटिंग वो आपकी क्या कहलाती है? तो उसे हम वार्म बूटिंग कहते हैं। ठीक है, दो प्रकार की बूटिंग होती है, कूल बूटिंग, वार्म बूटिंग। इसकी भी परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। तो एक ही प्रश्न में आपके 3 प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से एक बार आपसे निवेदन है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपके प्रश्न समाप्त होते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर। तो प्रश्न समाप्त नहीं हुए हैं, लगता है मेरा मोबाइल भी जो है हैंग हो गया है। ठीक है ना, इसको भी एक वार्म बूटिंग की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिका का बना होता है और आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा में भंडार कर सकता है, क्या कहलाता है? अब ये क्या करें, 3-3 4-4 वीडियो यहाँ पर डेली हम आपके लिए बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो ये आप हमारा मोबाइल भी कहने लगता है भाई यार बस करो यार। ठीक है ना, चलिए, कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिका का बना होता है और आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार कर सकता है, क्या कहलाता है? डिस्क, चिप, मैग्नेटिक टेप या फिर फाइल? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि उसे हम चिप कहते हैं या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। ठीक है, अब ये चिप दो प्रकार की होती है, एक होती है SSIC, एक होती है MSIC। SSIC का मतलब है स्मॉल साइज इंटीग्रेटेड चिप। ठीक है, SSIC का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। सर MSIC क्या होती है? तो मीडियम साइज इंटीग्रेटेड चिप,
ये आपकी MSIP की फुल फॉर्म होती है। दोनों फुल फॉर्म भी आपको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि फुल फॉर्म से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और बहुत जल्दी हम आपके लिए कुछ शॉर्ट फॉर्म के भी वीडियो लेकर के आने वाले हैं। लेकिन वो जो शॉर्ट फॉर्म के वीडियो है ना, वो नॉलेज जंक्शन चैनल पर आपको मिलेंगे, ठीक है। लगभग 20 से 25 टॉप 20 से 25 हम फुल फॉर्म वाले वीडियो लेकर के आने वाले हैं। कल शाम तक आपको नॉलेज जंक्शन पर देखने को मिल जाएंगे, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको देखने को मिल जाएगी। सही आंसर आपका बी यानी कि चिप हो गया, ठीक है, जिसे हम IC चिप भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी भी डिस्क की मेन डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है नेटवर्क, ऑप्शन बी है फोल्डर, ऑप्शन सी है रूट, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि उसे हम रूट कहते हैं। कोई भी चीज़ होती है तो वो जड़ से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। अगर पौधा है ना, उसको भी पानी चाहिए तो कहाँ से मिलेगा? जड़ से। अगर जड़ मजबूत है तो पौधा मजबूत है। इसीलिए किसी भी डिस्क की जो मेन मेमोरी होती है वो उसकी रूट मेमोरी कहलाती है, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है, मेन मेमोरी यानी कि रूट मेमोरी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। एक स्थायी मेमोरी जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए डाटा और निर्देशों को कॉल करता है, पावर ऑफ करने के बाद में डाटा को मिटने नहीं देता है, कौन सी मेमोरी होती है? नेटवर्क इंटरफेस, CPU, रैम या फिर रोम? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी, यानी कि वो रोम होता है। अब रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, है ना। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करने में क्या जाता है। तो रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ में ये भी कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो USB स्टोरेज डिवाइस कैसी डिवाइस होती है? सेकेंडरी डिवाइस, एक्सिलरी डिवाइस, टर्सरी डिवाइस या फिर प्राइमरी डिवाइस? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि सेकेंडरी डिवाइस होती है, ठीक है। द्वितीयक मेमोरी होती है USB। सर USB का फुल फॉर्म भी बता दीजिए, हो सकता है USB का फुल फॉर्म ही पूछ ले। तो यूनिवर्सल सीरियल बस, ये आपका USB का फुल फॉर्म होता है। टिम बर्नर्स ली ने इसका जो है क्या कहते हैं उसको आविष्कार किया था, टिम बर्नर्स ली ने, ठीक है, USB का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। बताइए, इतने सारे प्रश्न रह जाते, ठीक है ना। चलिए, मैक एड्रेस क्या होता है, ठीक है, और मैक का फुल फॉर्म क्या होता है, आइए बताते हैं। मशीन एक्सेस कोडिंग एड्रेस, मोड एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस जो है वो आपका मैक का फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। अब ये मैक होता क्या है, देखिए, अगर आप अपने मोबाइल को किसी दूसरे मोबाइल से कनेक्ट करते हैं वाया ब्लूटूथ या फिर अपने किसी भी मतलब कि चाहे चिप की मदद से या फिर आप USB केबल की मदद से, किसी भी मदद से अगर आप किसी दूसरे डिवाइस से अपने मोबाइल को, अपने सिस्टम को कनेक्ट करते हैं तो एक मैक एड्रेस आता है, ठीक है ना। उसी मैक एड्रेस को मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस कहते हैं, ठीक है ना। अब उसमें क्या क्या होता है, देखिए, 1 से लेकर के 9 तक उसमें डिजिट होते हैं और A से लेकर के F तक उसमें लेटर होते हैं। ये दोनों चीज़ें से मिलकर के मैक एड्रेस बना रहता है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि मैक एड्रेस किससे मिलकर बना रहता है। तो ये सारे प्रश्न आपके साथ ही साथ में क्लियर होते चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। CRT का पूर्ण रूप क्या होता है, बताइए। तो वर्ल्ड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, रंगीन रे ट्यूब या फिर उपरोक्त सभी? आइए देखते हैं CRT का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, सही आंसर है बी, यानी कि कैथोड रे ट्यूब CRT का फुल फॉर्म होता है। सर ये CRT होती कहाँ पर है, तो जो आपका सिस्टम होता है, जो आपका कंप्यूटर होता है, उसका जो मॉनिटर होता है ना, वो CRT होता है, ठीक है। यानी कि या तो वो 3 तरह से बना होता है, या तो वो LED होता है, या वो LCD होता है, या फिर वो CRT होता है। अब CRT का मतलब समझ रहे हैं, CRT पुराने वो कंप्यूटर आते हैं, पेट सा उनका निकला रहता था, उनका उनके मॉनिटर का आगे, और बिल्कुल मुंह में घुसे ही जाते थे, वो आपके CRT वाले कंप्यूटर होते थे, ठीक है। उनका फुल फॉर्म होता था कैथोड रे ट्यूब। अब तो LED चल रही है, ठीक है ना, LED आ गई है, LCD आ गई है, तो ये स्क्रीन आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ये भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, हो सकता है आपसे LCD और LED का फुल फॉर्म पूछ लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें आपको जो है ना, जो हम एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं, ये आपको PDF पर नहीं मिलती है, इसलिए PDF भी पढ़िए और वीडियो भी देखिए, दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, कंप्यूटर को स्टार्ट या फिर रीस्टार्ट करने का मतलब क्या होता है? एग्जिट, किक, बूट या फिर क्विक स्टार्ट? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर इसका सी, यानी कि उसे हम बूट कहते हैं। और बूटिंग के बारे में हम आपको बता चुके हैं। बूटिंग 2 प्रकार की होती है, कूल बूटिंग, वार्म बूटिंग। जब आपका कंप्यूटर चिल मारता रहता है, यानी कि शांत पड़ा है, आराम से आप स्टार्ट करते हैं, तो कूल बूटिंग है। जब आपका कंप्यूटर गर्म है, काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, आप रीस्टार्ट करते हैं, उसे वार्म बूटिंग कहते हैं। तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब आपका जो है वीडियो समाप्त हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, सही में आपका वीडियो समाप्त हो गया। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। ये वीडियो पसंद आया तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और आपको जो है नॉलेज जंक्शन चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर हम लगातार वीडियो अपलोड करने वाले हैं। कल 1935 का एक्ट आ जाएगा, साथ ही साथ में
कल जो है शाम तक आपको वहाँ पर फुल फॉर्म की वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि CRT हो गया, ठीक है, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, EWS का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको कल वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। 10 मिनट का एक वीडियो होगा उस चैनल पर, ठीक है। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।